हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यादान जीएस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि भारत चाइना के तरीके लॉन्ग रेंज मिसाइलें क्यों नहीं बनाता। डोंगफेंग जो डीएफ आपने देखा होगा, DF-17 जो मिसाइल है, बहुत लंबी रेंज, 13,000 15,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें हैं चाइना के पास। इस तरीके रशिया के पास है, अमेरिका के पास है। भारत के पास ऐसी मिसाइल क्यों नहीं है? क्या भारत बना सकता है? और यदि बना सकता है तो वो बनाता क्यों नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, भारत ऐसी मिसाइलें बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है। यही हमारी खासियत है कि जब से एपीजे अब्दुल कलाम जी गए थे और उन्होंने वहां से मिसाइल टेक्नोलॉजी सीखी एमआईटी से, और वो लाए मिसाइल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, और उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर हम लोगों ने एक बार डाला। उसके बाद हम लोग उसको इन्वॉल्व करते चले गए, क्योंकि मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें किसी ने दी नहीं। हम लोगों ने मांगने की कोशिश बहुत की, हम लोगों को नहीं मिली, पता करने की बहुत कोशिश की। इवन रशिया ने भी उस समय हेल्प नहीं की थी इस टाइप की चीज़ों की। और वो पता है क्या होता है, कोई भी कंट्री होती है वो चाहती है कि तुम उस पर निर्भर रहो, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए यदि तुम तो तुम उस पर निर्भर नहीं रहोगे। ठीक, और उस समय इंडिया का जो स्टांस था वो थोड़ा सा रशिया की तरफ था, झुका हुआ था। लेकिन इंडिया ने कभी भी कोई एक पाला नहीं पकड़ा पूरी तरीके से कि हम इसी पाल लें या उस पाल लें। तो दोनों से थोड़ी सी मित्रता हम लोग करते रहे, दुश्मनी किसी से की नहीं। तो लेकिन अच्छी दोस्ती भी नहीं हो पाई, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाया। और रशिया से एक टाइम बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, वो चीज़ अब भी नहीं हो सकी, लेकिन तब तक ठीक है। तो मिसाइलें अपने पास कैसे आई इस तरीके की, वो तो जैसे आपको पता ही, सबसे बड़ा मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है वो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, और उनकी वजह से ही आई। अब हम लोग मिसाइल को इवॉल्व कर लेते हैं, उसको अच्छे से अच्छा बनाते चले गए। ये हमारे साइंटिस्ट डीआरडीओ वाले खुद करते चले गए। अब देखो, उसके बाद एक आप जानते ही हो कि हम लोगों ने कैसे अपना जो इसरो को इतना अच्छा डेवलप किया, तो उससे हम लोगों ने जो इंजन की जो टेक्नोलॉजी, जो रॉकेट इंजन को बनाना सीखा, जो इस तरीके का यूज़ हम लोगों ने मिसाइलों में किया, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा सीख पाए और बहुत ज़्यादा फायदा ले पाए। और आज भारत के पास ऐसी पावर है कि भारत आईसीबीएम तो बना ही चुका है, ठीक है, और साथ में हमारे पास ऐसी पावर है कि हम 12-15 हज़ार किलोमीटर की मिसाइलें बना सकते हैं। इवन भारत बना रहा है। सूर्य जो मिसाइल है, जिसके ऊपर अभी बातचीत नहीं की जाती, लेकिन वो बात बहुत पहले से है फोरम में, आप कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि सूर्य मिसाइल जो है उस पर बहुत ही सीक्रेटली काम चल रहा है। वो अग्नि से भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है, और बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल। लेकिन होता क्या, वो बन पहले से रही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो जो आप मिसाइल बना रहे हो आपने उसमें तो इंट्रोड्यूस करी, और जो आप आगे फ्यूचर में बना रहे हो 5 साल 10 साल के लिए, तो उसमें भी आप वो चीज़ चेंज करने लगते हो। तो जो ये प्रोग्राम है, जो नया प्रोग्राम बन रहा है, उसको फिर से इवॉल्व किया जाता है, फिर से इवॉल्व किया। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करते कि एक चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ बन जाएंगे तभी दूसरी बनाएंगे। तो एक चीज़ बना रहे होते हैं, उसके आगे की एक दो चीज़ें लाइन से लगी रहती है, वो भी बन रही होती। अभी जो तुम बना रहे हो, इससे यदि हम कोई टेक्नोलॉजी डाल ली, या कोई नई टेक्नोलॉजी है, हमको पता चलेगा अच्छा उस कंट्री ने डेवलप की, तो हम लोग भी डेवलप करने लगते हैं अपने आगे वाली टेक्नोलॉजी, अपने आगे वाली चीज़ों पर टेक्नोलॉजी डालने लगते हैं, उस तरीके की कोशिश करने लगते हैं बनाने की कि कैसे बनाया है, क्या किया है उसके अंदर, सब करने लगते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि यदि भारत ऐसी मिसाइल बनाए जिसकी रेंज अमेरिका तक हो, तो सीधे सीधे अमेरिका इसको थ्रेट समझता है। जैसे तो मतलब अब बात ये होती है ना कि आपने ऐसी मिसाइल बनाई क्यों? ऐसी मिसाइल बनाई यानी आपको फ्यूचर में आपको कभी अटैक करना हो सकता है अमेरिका पर। तो अमेरिका लोग इस तरीके से, आप कह दो डरपोक कह दो तो ज़्यादा सही है, तो वो लोग इस तरीके के डरपोक एक मानसिकता में जीते हैं कि यदि तुम्हारी पहुंच उनकी गर्दन तक है, तो वो तुम्हारे उन हाथों को ही काटने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अभी देखी गई थी कि एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि हम लोग चाइना को रोकने की कोशिश करते हैं, रशिया को करते हैं, भारत को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो कहते हैं, भारत को भी करेंगे। अभी हम लोग रशिया के पीछे पड़े हैं, भारत के पीछे भी पड़ेंगे। भारत भी जब उस लेवल पर तक पहुंचेगा, तो फिर उसको भी कमजोर करने की कोशिश, जैसे रशिया की जाती है वैसे ही की जाएगी, इसको भी कमजोर करने की कोशिश। तो इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं अमेरिका की तरफ से, पहले भी करी जाती थी और आगे बहुत ज़्यादा करी जाए। तो अभी हम लोग नहीं चाहते कि ये हो, क्योंकि हम लोग का जो मेन दुश्मन, हम लोग अमेरिका से लड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जो मेन दुश्मन है वो वैसे चाइना ही है, ठीक। लेकिन हाँ, कुछ हद तक कहोगे तो फ्यूचर का दुश्मन अमेरिका है, ये बात ठीक है। बट वो इस तरीके का दुश्मन है कि हम लोग उससे मिसाइल वॉर नहीं करने वाले। देखो, रशिया से इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी रशिया अमेरिका की डायरेक्ट वॉर नहीं होती, ठीक है। ये जमाना नहीं डायरेक्ट वॉर करने का। रशिया ने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पर कि यूक्रेन पर डायरेक्ट वॉर कर दिया। मैं बताऊंगा उससे रशिया क्या करता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये कि अब जो कर दिया है तो वो कर ही दिया, फंस गया उसमें। तो ये भारत कभी भी ऐसा नहीं अटैक करने की सोचा है ना, भारत को कभी करना है कि नहीं हमें अमेरिका पे अटैक करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं, हमें करना नहीं। लेकिन होना चाहिए। होता क्या है कि कभी तुम्हें कोई देश धमका रहा है, तो पता अब दो चीजें जो तुम कोई धमका नहीं पाएगा। पहली, तुम्हारी मिसाइल की उस तक पहुंच होनी चाहिए, उसकी मेन लैंड पर, ठीक। और दूसरी बात, तुम्हारे पास एटम बम होना चाहिए। तो एक तो इंडिया के पास है ही है, और एक इंडिया के पास है लेकिन वो इंडिया शो नहीं करता, ठीक। वो हम लोग 5 से 6 हज़ार ही दिखाते हैं, और हम लोग धीरे धीरे मिसाइल डेवलप करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी बना दिया। तो जो अमेरिका से कभी कभी हेल्प मिल जाती है चाइना के अपोजिट में, कुछ टेक्नोलॉजी हमको मिल पाती हैं, कुछ चीज़ें हमको चाहिए वहाँ से, और वो जो चीज़ हम
बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका से, अच्छे खासे सौदा हो रहा है हमारा, तो हम लोग नहीं चाहते कि अभी हमारे ऊपर अमेरिका की टेढ़ी नज़र हो जाए, क्योंकि अभी क्या होता है कि चाइना के ऊपर वैसे भी थोड़ी सी टेढ़ी नज़र है, हालांकि कुछ कर नहीं पा रहा हो चाइना, क्योंकि चाइना के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि रेयर मिनरल हो गए, इस तरह की चीज़ें कि नहीं कुछ बिगाड़ पा रहा है अमेरिका भी चाइना का, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो तिगड़म लगाएगा जरूर। वो कोशिश कर रहा है चाइना को रशिया के तरीके फंसा दे किसी वार में। अब वो कब फंसेगा, क्या होगा, ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और पाकिस्तान को क्यों बना रखा है अमेरिकन, पाकिस्तान को अमेरिकन बना ही रखा है इसलिए क्योंकि भारत को कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान कुछ नहीं है, बस कभी उसका यूज़ करता है, कभी उसका ये अमेरिका यूज़ करता है अपने फायदे के लिए, और दोनों ने बस बैलेंस बनाने के, अमेरिका भारत की पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को रखा है, और भारत की पावर को फ्यूचर में बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को रखा है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, तुम लड़ोगे, बार बार लड़ोगे, नुकसान होगा, तो नुकसान होगा एट द एंड, तुम ज़्यादा जाके नहीं कर पाओगे स्पीड से। ये चीज़ है, यही चीज़ का खेल है जो भी है, ठीक। और भारत को रोकने के लिए तो चाइना पूरी तरीके से है, तो हमको और दुश्मन की जरूरत है क्या, वो तो बगल में ही है हमारे, इतना बड़ा दुश्मन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो भारत बना सकता है, 100% बना सकता है, हम बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बट हम टेस्ट नहीं करते। यदि हमने टेस्ट कर लिया अभी तो दिक्कत हो जाएगी, हम टेस्ट करेंगे, समय आने दो, समय आएगा भारत टेस्ट करेगा, लेकिन उससे पहले भारत पैसे वाला पावरफुल देश होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि हमारी पर कैपिटा जो जीडीपी है उसको बढ़ाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो है, जो जीडीपी में रेशियो इतनी बड़ी आबादी से जब डिवाइड होता है तो जीडीपी हमारी देखने में कि $4 ट्रिलियन हो गई, हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन, हमारा कोई भला नहीं होने वाला। हम लोग जापान से खुश हो गए कि हम लोग जापान से ज़्यादा नहीं है यार, जापान की बहुत छोटी आबादी है, ठीक है। हम लोगों की आबादी बड़ी है तो हम लोग कम से कम $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना पड़ेगा, कम से कम इतना होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ मतलब बड़े स्टेप ले पाएंगे, उससे पहले नहीं। देखो चाइना 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बैठा हुआ है, तब जाके वो इस तरीके के काम कर पाता है कि अमेरिका को डरा पाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को भी कोशिश करनी। पता जीडीपी कैसे बढ़ती है, जीडीपी ऐसे बढ़ती है जब भारत के लोग युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है यूटिलाइज करेंगे कुछ बनाने में। जो तुम जितना जितना प्रोडक्ट बनेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जितनी बड़ी होगी उतना ही जीडीपी ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब ठीक है, हम लोग जॉब के बारे में सोचते हैं, हम लोगों के पास, अब जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो जॉब के लिए पढ़ा रहा हूँ, कई लोगों को जब पढ़ाता हूँ मैं तो उसको जॉब पढ़ा, लेकिन जिनको मैं ये सिखा रहा हूँ कि तुम इन्वेस्टमेंट कैसे करो, तुम बिजनेस कैसे करो। तो देखो बिजनेस छोटा ही सही, लेकिन बिजनेस करना भी आना चाहिए। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को बिजनेस कर, अब बिजनेस करना मतलब नहीं देश में चीज़ बेच लिया। समस्या यही है कि जब कोई बिजनेस की बात होती तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं अपने देश में बेचते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, अपने देश में बेचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उससे कभी भी देश की बहुत तरक्की नहीं हो पाती है, ठीक है। ये तो तुम ऐसी चीज़ बेचो कि जो फॉरेन कंपनियां आकर यहाँ बेच जा रही, तुम वो चीज़ बेचने लग जाओ, ठीक है। वहाँ की कार यहाँ की बिकती, तुम ऐसी कार बना दो कि जो वहाँ की कार टक्कर ना ले पाए इंडिया में, तो अपने जो देश का पैसा वो देश में रहेगा। नहीं तो तुम कुछ ऐसा बनाओ कि विदेश वाले उस चीज़ को खरीदे, बने यहाँ पर खरीदे विदेश में। चाइना ऐसे ही अमीर बना है, ठीक है, हम लोग को भी यही करना है, ठीक। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पीछे रह गए हैं, लेकिन ये है कि यदि काफ़ी सरकार भी थोड़ा हेल्प करे और लोग भी थोड़ा साथ मिलकर एक काम करें, ठीक है। कम्युनिस्ट देश में तो दूसरी तरीके से काम हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है तुमको करना है तो सिर्फ तुम्हें करना है, कोई सपोर्ट करता नहीं, ये समस्या है। बट यदि ये समस्या ना हो, इस समस्या में थोड़ा सरकार हेल्प ज़्यादा करे, ठीक है। छोटे छोटे उद्योगों में हेल्प कर तो रही है, लेकिन वो हेल्प नहीं है जो अभी भी। ये बात सच है कि मिलता उसी को है जो पहली बार बैंक में घूस खिलाता है, उसको पैसे मिल जाते हैं बैंक से लोन, और दूसरी बात जिसका कनेक्शन होता है या फिर जिसको ज़रूरत नहीं होती वो बेवजह ऐसे मारने के लिए ले लेते हैं, उन लोगों को लोन मिल जाता है, ठीक। जिनको ज़रूरत है उनको बहुत मुश्किल से लोन मिलता है, मिल नहीं पाता, ये दिखाओ वो दिखाओ, हज़ारों तरीके कागज़ दिखाते रहते हैं बेचारे, तो वो नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ होनी चाहिए ताकि भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो इतनी ग्रो हो कि वो हम लोग फॉरेन में भी सेल कर पाएँ, और वहाँ के भी जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो, जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं आते उस समय इसका स्वर्ण काल था भारत का, उस समय हम लोग सिर्फ बेचते ही बेचते थे, हम दुनिया को सिर्फ बेचते थे, उनसे कुछ खरीदते थे ही नहीं। इतने परेशान हो गए थे वहाँ यूरोप वाले कि मतलब यूरोप वालों में अब कई लोगों ने राइटर ने लिखा है कि सारा धन जो है वो पूरा धन ऐसे बिल्कुल पानी तरीके नदी तरीके बह के बिल्कुल भारत में चला जा रहा है, बिल्कुल सब धन निकासी हुई जा रही है। बड़े परेशान थे वो कि भारत वाले लोग हम कुछ बेच ही नहीं पाते। इंग्लैंड वाले भी जब यहाँ आए व्यापार करने तो उस अमेरिका से सोना निकल रहा था, वो सोना यहाँ पर देते जाते, तो यही सोने की चिड़िया बन रही थी। क्यों? क्योंकि क्या करें, तुमसे तो हम ले रहे, तुमको हम कुछ बेच नहीं पाए। फिर जब वो जीत गए उन्होंने फिर बेचने की जरूरत ही नहीं समझी, जबरदस्ती लेना चालू कर दिया, लूट डाली पूरी कंट्री, तो वो चीज़ हो गई, ठीक। आज भी हम लोग फिर से यदि वो काम करें, फिर से हम लोग बेचना चालू कर दें और लेना कम चालू कर दे बाहर से, तो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, समय थोड़ा सा अभी फेवरेबल नहीं है, लोग अभी उतने एजुकेटेड भी नहीं है, ठीक है। अभी तो इवॉल्व करना है, अभी तो भारत बहुत ही
नाजुक स्टेट में मैं कहूँगा। तो हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। हम लोग जो चीज़ करना चाह रहे थे वो चीज़ अभी कर नहीं पा रहे हैं मजबूरी की वजह से, कैपेसिटी होने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे कि हम लोग कर सकते, क्योंकि हम लोग को उससे नहीं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। अच्छी लगी तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।